बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो मैं थोड़ा सा आपको लेक्चर नंबर 2 के बारे में रिवाइज करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा स्क्रीन शेयर का इशू आ गया था, तो एक तो मैं लेक्चर नंबर 2 आप लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा और फिर हम लोग आज उसमें थोड़ी सी और चीज़ें जो है वो ऐड कर लेंगे। ओके बच्चे, हम लोग देख रहे थे कि फाइनेंस क्या होती है और किस तरह जो है ना वो फाइनेंस को डिफाइन किया जा सकता है। और तो फाइनेंस की कोई एक प्रॉपरली डेफिनेशन नहीं है कि आपसे कि हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है या कोई डेफिनेशन है उसकी। तो एक मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस का मतलब होता है एक्विजिशन, एक्वायरिंग एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर मैं थोड़ा सा आपको जो है वो ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं ये सामने पीडीएफ आपके सामने ओपन है। ये एक मैंने डोमेन सी जो है ना वो इसके अंदर आपको नज़र आ रही होगी और इस डोमेन के अंदर जो है वो सबसे ऊपर मैंने फाइनेंस की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। तो प्रॉपरली ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। तो ये टाइटल है फाइनेंस एंड इट्स डोमेन्स के नाम से। ये मैंने खुद बनाया है, ये बुक के अंदर नहीं है, लेकिन बुक के अंदर ये थ्योरेटिकल फॉर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये डायग्राम मैंने उसको देख के बनाई है, ये आज मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा। तो एक तो ये है कि ये जो लेक्चर मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूँ, ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन हुआ है। क्लियर? इसको जस्ट मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि फाइनेंस क्या होती है। जैसे आप डेफिनेशन देख रहे हैं, फाइनेंस इज एक्विजिशन, एक्वायरिंग एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्स कहते हैं पैसा। कंपनी को चलाने के लिए आपको पता है पैसों की जरूरत होती है। जब आप पैसों को तलाश करते हैं, एक्विजिशन का मतलब होता है सर्च आउट करना कि आपको फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है। देन वहां से एग्रीमेंट करके एक्वायर करना, आप फंड लेते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपको पैसे चाहिए तो आप बैंक से फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन लेते हैं कि मुझे बैंक से पैसे चाहिए। अब बैंक तो डिफरेंट बैंक्स हैं, हर बैंक के पास जाके इन्फॉर्मेशन लेना कि आप किस रेट के ऊपर हमें पैसे देंगे, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। अगर उसमें से जो आपको सुटेबल बैंक लगता है उससे जब आप एग्रीमेंट करके पैसे ले लेते हैं, उसे हम कहते हैं एक्वायरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और तीसरा होता है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब ये होता है कि जब आपके पास फंड आ जाता है फिर आपने उसको इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी बना रहे हैं, आप उसमें से कहते हैं कि यार जो है ना वो 10 लाख रुपए सपोज आपने इकट्ठा किया है, उसमें से 3 लाख का जो है वो मशीनरी खरीद लें, 2 लाख की गाड़ियां खरीद लें, 3 लाख का फर्नीचर खरीद लें, ठीक है, 1 लाख आईटी वालों को दे दें। तो ये आप एक 10 लाख की ये जो डिवीजन कर रहे हैं, ये जो आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, आपकी फाइनेंस है। तो आगे हम लोग इसको देख लेते हैं जरा। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि ये फाइनेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फिर लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 2 के अंदर फाइनेंस वर्सेस इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी थी, और इसी तरह फाइनेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फिर लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ मैंने आपको मेन इस लेक्चर के अंदर बतानी है, वो दो चीज़ें बतानी है। एक तो ये जो आपको टॉपिक नजर आ रहा है पेज नंबर 5 के ऊपर, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये टॉपिक जो मैंने आपको ये अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर डॉक्यूमेंट में किया था, इसको हम डोमेन्स ऑफ फाइनेंस भी कह सकते हैं। ये जो डोमेन्स ऑफ फाइनेंस का मैंने लेक्चर आपको सेपरेट भेजा है, या उसमें एक पीडीएफ के एक पेज का डॉक्यूमेंट था, तो वो डोमेन्स ऑफ फाइनेंस वाला जो टॉपिक है वो इस टॉपिक, ये बेसिकली बुक के अंदर वो ये टॉपिक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैपिटल मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। तो बुक के अंदर ये वाला जो टॉपिक है, इसी को हम लोग डोमेन्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। इसमें देख लें, इसमें सबसे पहले है कि फाइनेंस जो है वो तीन तरह की मेन जो है वो कैटेगरीज हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं, और जो कि जो कि बेसिकली फोकस करता है, किसका फोकस किस तरह होता है कि हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स टू एक्वायर, हाउ टू रेज द कैपिटल नीड टू बाय एसेट्स एंड हाउ टू रन द फर्म सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। यानी इसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इटसेल्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही कहलाती है।
और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन फोकस होता है, ये याद रखिएगा हमेशा, उसका फोकस कुछ डिसीजंस के ऊपर होता है। और वो कौन कौन से जो है वो मेन डिसीजंस होते हैं, इसमें सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, क्या चीज हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स टू एक्वायर, कि आपने कंपनी चलानी है तो आपको कितने और किस नेचर के एसेट्स चाहिए। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको पता है कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स की डिफरेंट कैटेगरी हैं, कुछ शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर फिर कैटेगरी होती है, आपने फर्नीचर लेना है, बिल्डिंग लेनी है, प्लॉट लेना है, क्या चीज लेनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जो कॉर्पोरेट फाइनेंस होती है वो जिस चीज के ऊपर फोकस करती है उसमें इस चीज को देखा जाता है कि आपने जो मेन डिसीजन लेना होता है उसमें पहला डिसीजन ये होता है कि आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर और किस तरह के एसेट जो है वो आपने एक्वायर करने हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए। फिर अपनी कंपनी को चलाने के लिए हाउ टू रेज द कैपिटल, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, ठीक है। देखें, आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपने कंपनी चलानी है तो कंपनी चलाने के लिए कितने एसेट और कौन कौन से एसेट रिक्वायर्ड है। अब उन एसेट्स को खरीदने के लिए आपने कैपिटल कितना चाहिए और वो कैपिटल आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ठीक है। एंड हाउ टू रन द फर्म सो एज टू मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। और तीसरी चीज जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताती है कि आपने ये जो फर्म आप लोग बना रहे हैं, जो कंपनी बना रहे हैं, इसको आपने रन कैसे करना है। ये जो एक वर्ड्स आता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ टू रन, ठीक है, हाउ टू मैनेज द पीपल, ठीक है, हाउ टू वर्क आउट, तो ये दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे मैनेजमेंट एचआर की मैनेजमेंट नहीं है, प्रोडक्शन की मैनेजमेंट नहीं है, ये किस चीज की मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन, सो अगर मैं मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने गोल्स को अचीव करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होगा फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। और फाइनेंशियल गोल्स कौन कौन से होते हैं, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कॉर्पोरेट फाइनेंस भी कहते हैं। और इसके अंदर जो मेन चीज आप लोग करते हैं, इसके अंदर आप कुछ डिसीजंस करते हैं, जिसमें सबसे पहला डिसीजन होता है कि आप लोगों ने कौन कौन से एसेट्स खरीदने हैं और कितनी क्वांटिटी में खरीदने हैं। देन उन एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आप लोग लाएंगे, कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे ताकि आप उन एसेट्स को खरीद सके। और फिर तीसरी जो है वो इसके अंदर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर होता है कि आपने अपनी कंपनी चलानी किस तरह है, आपने अपनी कंपनी की मैनेजमेंट किस तरह करनी है। आपने इस तरह मैनेजमेंट करनी है कि आपका जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब ये आपने टर्म समझनी है, मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू। मैक्सिमाइज इट्स वैल्यू का मतलब ये है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कि जो कंपनी बनाते हैं लोग हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, ऑनर कहलाते हैं। हमेशा ऑनर या शेयर होल्डर कंपनी बनाते हैं, लेकिन कंपनी को चलाने के लिए आगे मैनेजमेंट को हायर किया जाता है। ये जो आप फाइनेंस मैनेजर, जीएम जनरल मैनेजर, रिटेलिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये जितनी मैनेजर्स आप लोग देखते हैं, ये बेसिकली कंपनी को रन कर रहे होते हैं। इनको किसने हायर किया होता है, इसको इन ये किसके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स और ऑन द बिहाफ ऑफ ऑनर्स। तो कंपनी को बनाने वाले तो ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपनी को चलाने वाले बेसिकली मैनेजमेंट होती है। अब मैनेजमेंट ने कंपनी को इस तरह चलाना है ताकि जो शेयर होल्डर होते हैं, ये जो ऑनर होते हैं, उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे उनके पैसे को कहा जा रहा है, कि उनके जो पैसे हैं उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सके, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, ऑनर जो है वो 1 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर 1 करोड़ रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया है, उन ऑनर्स ने नीचे मैनेजमेंट रखी है कि आप अपने हमारे बिजनेस को बना के हम दे देते हैं, आप इस बिजनेस को चलाएं। तो मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है, उनका जो फोकस होता है कि उन्होंने सारे वो स्टेप्स करने होते हैं, उन्होंने कंपनी को इस तरीके से चलाना होता है कि वो जो शेयर होल्डर जिन्होंने इनको कंपनी चलाने के लिए कहा है, उनकी 1 करोड़ की जो वैल्यू है, उनकी 1 करोड़ की जो वर्थ है, उसको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना। तो आपने ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसके जरिए आप लोग अपने शेयर होल्डर या ऑनर का जो पैसा है उसकी वैल्यू के अंदर मैक्सिमाइजेशन करनी है, उसके उस पैसे को बढ़ाने की कोशिश करनी है। यानी अगर 1 करोड़ है तो आप कहेंगे जी प्रॉफिट करके 1 करोड़ 20 लाख पे लेके जाएं, 1 करोड़ 30 लाख पे लेके जाएं। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू बेसिकली किसकी होती है, शेयर होल्डर की मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू होती है, क्योंकि पैसा जो है वो शेयर होल्डर का होता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट, ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू वाला काम होता है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी और नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉफिट ओरिएंटेड मिलती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपको नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड मिलती हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट कमाती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करती हैं, नॉट फॉर द प्रॉफिट।
अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू क्या होती है कि वो जितना ज्यादा सोसाइटी की वेलफेयर के काम ज्यादा बेहतरी से होगा, उनकी जो है वो वैल्यू ज्यादा मैक्सिमाइज होगी। यानी जिस पर्पज के लिए आपका बिजनेस बनाया गया है, अगर वो पर्पज अच्छे तरीके से पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे कि आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू हो रही है। अगर आप प्रॉफिट के लिए जो है वो कंपनी बना रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो फिर भी आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू है। और अगर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए भी आप लोग जो है वो सोसाइटी की बेहतरी के लिए बनाया हुआ है और आपका वो गोल प्रॉपरली अचीव हो रहा है, तो फिर भी हम कहेंगे कि आपकी मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू हो रही है। जैसे शौकत खानम है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके अंदर ये उनका थीम है कि जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो गरीब हैं, जो नहीं बेयर कर सकते इतना एक्सपेंसेस, तो उनको हम लोग जो है वो कोऑपरेट करें उनके साथ। देन उसके बाद फाइनेंस की जो दूसरी डोमेन है वो है कैपिटल मार्केट्स। ये भी मैंने आपको लेक्चर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट क्या होती है। मार्केट का मतलब आप इकोनॉमिक्स के अंदर भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर कम टू बाय एंड सेलर कम टू सेल। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर ने आना है बाय करने के लिए और सेलर ने आना है सेल करने के लिए। और जब बायर और सेलर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में एक चीजों की एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल मार्केट्स होती हैं। कैपिटल मार्केट की सबसे बड़ी एग्जांपल आपको जो है वो नजर आएगी स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक मार्केट जिसे हम कहते हैं। वहां पे आप क्या करते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जितने होते हैं हमारे पास, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जितनी होती है, जैसे शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, ये सारे वहां पे। अब फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेस्ले है, नेस्ले ने अपने शेयर बेचने हैं, मैंने या आप लोगों ने नेस्ले के शेयर खरीदने हैं, तो हम शेयर के खरीदार हैं और वो शेयर को जो है वो फरोख्त करने वाले हैं। तो हम दोनों जो है वो स्टॉक मार्केट में आ जाएंगे, ठीक है। वो शेयर खरीदेंगे, हम शेयर वो शेयर बेचेंगे, हम लोग शेयर खरीदेंगे। तो हम लोग ये काम शेयर की जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का जिस मार्केट के अंदर कर रहे हैं वो कैपिटल मार्केट होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये लेक्चर 2 के अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तीसरी जो है वो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिक्योरिटी एनालिसिस है, पोर्टफोलियो थ्योरी है, ठीक है, मार्केट एनालिसिस करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिहेवियरल फाइनेंस है। बिहेवियरल फाइनेंस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो आपके जो है वो जो ये बिहेवियर फाइनेंस का मेन थीम होता है कि जो आपके इन्वेस्टर होते हैं दे आर नॉट बेसिकली रैशनल, बल्कि वो क्या होते हैं, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। और जब आप ह्यूमन बीइंग्स होते हैं तो आप इमोशनल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक जो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आपके भाई ने इन्वेस्टमेंट की है, तो यहाँ पे आपने रैशनल होकर डिसीजन नहीं किया, बल्कि आपने क्या कहते हैं, एक इमोशनल जो है वो शख्स होकर डिसीजन किया। तो ये चीजें भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसे मैंने डोमेन्स ऑफ फाइनेंस का नाम दिया था। अगर मैं आपको वो आप दिखा दूं कि वो हम देख लेते हैं। ये वाला लेक्चर हमारा था, ठीक है, इसको जरा देख लें। ये डोमेन्स ऑफ फाइनेंस का मेन फोकस था लेक्चर नंबर 2 का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये फाइनेंस एंड इट्स डोमेन्स है, ये फाइनेंस की डेफिनेशन आ गई। और ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे बुक से, वही वाली चीजें बिल्कुल सारी, उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बुक से बता दी है। मेन डायग्राम जो है वो ये है कि फाइनेंस की सबसे पहली जो डोमेन है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस या उसे बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर आपने ये डिसीजन करना है कि कौन से एसेट खरीदने हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदने हैं, उन एसेट को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और फिर जब आप लोगों ने कंपनी को चलाना है तो इस तरह चलाना है ताकि आप लोग अपने शेयर होल्डर की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकें, ठीक है। दूसरी जो फाइनेंस की मेन डोमेन है वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स आती है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या इसकी आगे फर्दर सब डोमेन्स क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम हमारी दो टाइप्स होती हैं, एक हमारी कैपिटल मार्केट होती है और दूसरी हमारी मनी मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें ऐसे एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ऐसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है जिनकी मेच्योरिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 ईयर होती है। और यानी लॉन्ग टर्म जो है वो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म जो है वो सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं। तीसरी हमारे पास जो मेन फाइनेंस की डोमेन है वो इन्वेस्टमेंट है। ये भी मैंने बुक से भी आपको बता दिया कि ये बुक के अंदर उसकी सारी एक्सप्लेनेशन गिवन है। इन्वेस्टमेंट में उसकी 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले आप सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं, देन उसकी पोर्टफोलियो थ्योरी है, और देन उसके बाद मार्केट एनालिसिस है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो डोमेन है वो बिहेवियर फाइनेंस है, देन पर्सनल फाइनेंस है,
और उसके बाद लास्ट है पब्लिक फाइनेंस है। तो ये मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ये सारा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये था कि एक्सप्लेनेशन आपने वहां से सुननी है डिटेल से, और ये जो बुक पे मैंने अभी आपको बताई है कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला जो लेक्चर है पेज नंबर 5 के ऊपर, ये आप उसकी सारी डिटेल गिवन है और ये उसकी डायग्राम है। तो आप लेक्चर को सुने, इस डायग्राम को साथ रखें, इसको देखें, गौर से सुने इसको, आपको सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। फिर जो बुक का पेज नंबर 5 और 6 मैंने आपको बताया जहां से आपकी ये सारी डोमेन्स ऑफ फाइनेंस वाला लेक्चर है, उसको आप लोगों ने जो है वो ध्यान से देखना है। इस लेक्चर के अंदर आगे जो चीज मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करनी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। वो एक छोटा सा टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि बीएस मैनेजमेंट वालों ने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता जो कि हम लोग बीबीए या बीकॉम के अंदर मोस्टली पढ़ाते हैं। वो सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का। ये अगर इंट्रोडक्शन, ये अगर बीबीए वालों को मैं फाइनेंस पढ़ा रहा होता या बीकॉम वालों को पढ़ा रहा होता तो हम लोग ये टॉपिक नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कि हम लोग ये बात करें कि जो आप बिजनेस पढ़ते हैं, ये कंपनीज, आप लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस की कितनी टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स कितनी होती हैं। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपने देखना है। तो बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी 3 मेजर जो है वो टाइप्स होती हैं। सबसे पहला होता है प्रोप्राइटरशिप, ये पहली टाइप है। प्रोप्राइटरशिप को सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं, इसको सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं। कि दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेस है 3 कैटेगरीज के अंदर वो बिजनेस है, 3 उस बिजनेस की फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म है प्रोप्राइटरशिप, इसका दूसरा नाम सोल प्रोप्राइटरशिप और तीसरा नाम सोल ट्रेडरशिप, और एक और नाम इसको कहते हैं सोल ऑनरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर होता है। ये आपने दुकान पे जाते हैं ना मार्केट में, तो लिखा होता है बाहर में असलम प्रोप्राइटर, यानी उसका मालिक असलम है। ठीक हो गया। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है? एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल। इन अनइनकॉर्पोरेटेड, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि जिसको बनाने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको नहीं चाहिए होती, यानी जिसको बना के आपको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं होता। कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि आप बिजनेस बना रहे हैं तो उसको हर हाल में पहले उसकी परमिशन लें, एनओसी लें, एससीसीपी में रजिस्टर्ड करवाएं, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड। जब आप चाहें आप बना लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपने फॉलो नहीं करनी। दिस इज कॉल्ड अनइनकॉर्पोरेटेड। तो बिजनेस वो है जो कि इसका मेन थिंग क्या, ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल, जिसका ऑनर एक ही होता है। लॉस होगा एक ही बंदे को होगा, प्रॉफिट होगा एक ही बंदे को होगा, मैनेजर है वो एक ही बंदा पूरे बिजनेस को चला रहा है। उसकी एग्जांपल ही है जो आप लोग देखते हैं मार्केट के अंदर कि लोगों ने अपनी अपनी शॉप बनाई होती है, सिंगल ऑनर होते हैं। ठीक है। और इसी तरह ये इवन जो रेडी वाला है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोल प्रोप्राइटरशिप की। देन उसके बाद बिजनेस की जो दूसरी टाइप होती है वो हमारे पास होती है पार्टनरशिप बिजनेस। सम टाइम ये होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं अकेले काम नहीं कर सकता, हम 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जो है वो काम स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी अनइनकॉर्पोरेटेड होता है, यानी इसकी भी कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटीज या इसकी कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती, कंपलसरी नहीं होती। ऑप्शन है, आप करवाना चाहे करवा लें, नहीं करवानी ना करवाएं। ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? एन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन। जब एक बंदा बिजनेस करेगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे ही उसमें 2 लोग मिलकर बिजनेस करेंगे तो सोल प्रोप्राइटरशिप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की वो मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए। जब 2 से 20 के दरमियान लोग मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस है। तीसरी है कारपोरेशन, जिसको आप कंपनी भी कहते हैं, कारपोरेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए मैं आपको मेंबर्स की बता दूं। एक तो ये है कि ये लीगल एंटिटी होती है। जब आप कंपनी की एग्जांपल जैसे नेस्ले है, एंग्रो है, उसके बाद पैकेजेस है, ये बड़ी यूनिलीवर है, पैकेज जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमेशा याद रखिएगा कि इनको बनाने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ती हैं। फिर इनके बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होती है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो उसकी SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है। तो कंपनी बनाने के लिए लीगल फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ती है।
कंपनी बनाने के लिए आपको उसके रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होती है, तब आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कंपनी होती है वो एक लीगल एंटिटी होती है। एंटिटी हम बोलते हैं हैसियत को, जिसकी कानूनी हैसियत होती है। तो लीगल एंटिटी मीन जिसकी एक कानूनी हैसियत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि अगर आपका नेस्ले की कंपनी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो आप उसके ऑनर के ऊपर केस नहीं करते, आप कंपनी के ऊपर केस करते हैं। हम कहते हैं ना कंपनी का लीगल एडवाइजर है, तो जो कंपनी के केसेस जो है वो कंपीट कर रहा होता है कोर्ट में जाके। तो हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम लोग हमारी एक पर्सनल एंटिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की, इस तरह जो कंपनी है उसकी एक लीगल एंटिटी होती है, कानूनी हैसियत है। कानून की नजर में जो है वो एक जैसे हम लोग इंडिविजुअल है, इसी तरह वो भी इंडिविजुअल। कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। जैसे हम नेचुरल पर्सन है ना, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में जो एक इंसान हो। और कानून की नजर में इंसान इसी तरह होता है कि अगर उसने कानून तोड़ा उसके ऊपर सजा भी लगेगी, उसके ऊपर फाइन भी होगा। तो आप देखें जो कंपनीज होती हैं, अगर वो किसी का लॉस करती हैं, कंपनीज को फाइन भी होता है, कंपनीज को पनिश भी होती है। तो इसे हम कहते हैं कि कंपनी जो होती है उनकी एक लीगल एंटिटी होती है। और लीगल एंटिटी कब बनती है? जब आप कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन होती है उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, तो वो एक लीगल एंटिटी करते हैं। क्रिएटेड बाय स्टेट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स। ये बात ठीक है कि ये जो लीगल एंटिटी है ये कौन क्रिएट करता है? बाय स्टेट। स्टेट का मतलब जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कोई कंपनी बनानी है, तो पाकिस्तान की जो स्टेट है वो उस कंपनी को लीगल एंटिटी देगी। कानूनी हैसियत किसने देनी है? स्टेट ने देनी है। और वो कैसे देनी है? कि जब आप कंपनी बनाएंगे, उस कंपनी को आप, गवर्नमेंट का एक इदारा है SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब आप उसको इसमें रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की एक लीगल एंटिटी बन जाएगी। ठीक है, और लीगल एंटिटी किसने बनाई है? स्टेट ने। अब जो कंपनी होती है वो हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी को बनाने वाले जो हैं वो ऑनर्स होते हैं। मैंने अभी बताया कंपनी के अंदर मिनिमम जो है वो 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। थाउजेंड्स हैं, मिलियंस हैं, बिलियंस हैं, जितने मर्जी लोग हो जाए, मिनिमम कंपनी बनाने के लिए 7 लोग जो है वो चाहिए। अब कंपनी जो बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स या ऑनर्स। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा जब कंपनी बनती है ना, अब आपको नहीं पता नेस्ले का ऑनर कौन कौन है, पता नहीं कितने लोग होंगे उसके ऑनर्स। लेकिन जब भी नेस्ले को अगर कानूनी तौर पे ट्रीट किया जाएगा, तो वो नेस्ले कंपनी के तौर पे ट्रीट होगी। हम ये कहेंगे जो कंपनी होती है वो शेयर होल्डर से सेपरेट ट्रीट होती है। नो डाउट कंपनी को बनाने वाले ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन उस कंपनी की अपनी पहचान होती है। और वो जो कंपनी होती है वो शेयर होल्डर से सेपरेट एक एंटिटी ट्रीट होती है, उसकी एक अपनी पहचान है। बनाना वाला जो मर्जी होगा, बनाने वाले जितने मर्जी शेयर होल्डर होंगे, लेकिन जब कंपनी बन जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, फिर उस कंपनी की अपनी एक पहचान होगी, और वो अपने ऑनर से सेपरेट जो है वो ट्रीट की जाए, सेपरेट उसकी एक एंटिटी होगी। ठीक है, सो कंपनी क्या होती है? सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स, यानी ये अपने ऑनर से डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है, उससे सेपरेट होती है। एंड मैनेजर्स हैविंग अनलिमिटेड लाइफ, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक हो गया। अब उसमें ये होगा कि ये जो कंपनी होती है ये अपने शेयर होल्डर और मैनेजर से डिफरेंट ट्रीट होती है। क्लियर? यानी आप बेशक इसको चलाने वाले, इसको बनाने वाले मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स ही हैं, लेकिन इसकी जो अपनी एक लीगल एंटिटी होती है, इसकी अपनी एक पहचान होती है। इसके बाद हैविंग अनलिमिटेड लाइफ, कंपनी की जो लाइफ होती है वो याद रखिएगा हमेशा अनलिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ लिमिटेड होती है। जिस बंदे ने बिजनेस बनाया वो मर गया, उसका बिजनेस खत्म। हाँ, उसका बेटा अगर चलाता है तो अब वो सोल प्रोप्राइटरशिप उस बेटे के नाम पे, उस बंदे के नाम पे नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस आप 2 लोगों ने मिलकर की है, 2 में से एक जो है वो छोड़ के फॉरेन चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। वो वाली पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, बेशक वो बंदा आगे किसी और पार्टनर को ऐड कर ले, फिर वो नई पार्टनरशिप की, पुरानी पार्टनरशिप ब्रेक हो गई है। लेकिन जो कंपनी होती है उनकी लाइफ अनलिमिटेड होती है। अगर एक शेयर होल्डर मर भी जाएगा कोई इशू नहीं, कंपनी चलती रहेगी। इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, हमेशा याद रखिएगा कि मैंने बताया कि कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, और शेयर होल्डर वो होता है जिसने शेयर खरीदा होता है। मैंने अगर फॉर एग्जांपल नेस्ले के शेयर खरीदे हुए हैं, तो मैं नेस्ले का ऑनर कहलाऊंगा या शेयर होल्डर कहलाऊंगा। अब ये जो शेयर होल्डर मेरे पास हैं ये इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर खरीदे हैं, मैं जाके कल को बेच देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मिस्टर ए से खरीदे हैं, मैं जाके मार्केट में मिस्टर बी को बेच देता हूँ। मिस्टर बी आगे शेयर वो फिर किसी को बेच देता है स्टॉक मार्केट में जाके। आपको पता है स्टॉक मार्केट में यही काम होता है। तो हम इसे कहते हैं कि जो कंपनीज होती हैं उनकी जो ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। मेरे पास शेयर है, मैंने आगे बेचे जो है वो बी को, उसने आगे बेचे सी को। तो शेयर जब आगे बिकते जाएंगे तो शेयर जो है उसका मतलब है कि जो जो बंदा शेयर खरीदता जाएगा ऑनरशिप उसके पास चलती जाएगी।
एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, और कंपनी के अंदर जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब ये होता है, देखिए लाइबिलिटी आपके ऊपर होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपया उधार लेके बिजनेस स्टार्ट किया। अब हम कहेंगे कि जो आपने 1 लाख रुपया उधार लिया है वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है, आपने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं, उसमें लाइबिलिटी हमेशा जो है वो आपकी अनलिमिटेड होती है। यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी से 1 लाख रुपए लेके बिजनेस स्टार्ट किया था ना, आपके बिजनेस को लॉस हो गया तो आपने 1 लाख रुपया उसको वापस तो करना है ना। अगर आप उसको अपना बिजनेस बेच के भी आपका 1 लाख पूरा नहीं हो रहा, तो वो बंदा कहेगा भाई अपना घर बेच के मेरे पैसे पूरे करो। उसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यानी आपके पर्सनल एसेट के ऊपर भी लोग क्लेम करेंगे कि आप इनको बेच के हमारे पैसे तो पूरे करें ना। इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी को कहते हैं क्लेम ऑन पर्सनल एसेट। यानी बिजनेस के सारे एसेट बेचने के बाद भी अगर आपके एसेट पूरे नहीं हो रहे, तो फिर आप अपने पर्सनल एसेट को बेच के उस बंदे की रकम पूरी करें। और इसका आप दूसरा होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी 1 लाख तक है। अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा आपका 1 लाख जो कंपनी के अंदर है वही लॉस होगा। ये नहीं कंपनी कहेगी कि 1 लाख रुपए आपका ये भी गया और आप अपने घर की, आपने घर को बेच के या अपनी गाड़ी बेच के भी हमें पैसे पूरे करके दें, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। और लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जितना आपका कंपनी में शेयर है, जितनी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, आप सिर्फ उतने ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फिर इसी तरह स्मॉल कॉर्पोरेशन होती हैं, जिसे एस कॉर्पोरेशन कहते हैं हम लोग। स्मॉल कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली होती कंपनीज की तरह ही है, ठीक है। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए जो है पक्ष जो है वो हम लोग इसे ट्रीट करते हैं कि ये स्मॉल है। और इसमें स्मॉल की जो रिक्वायरमेंट है किसमें, ये होती कॉर्पोरेशन ही है, कंपनीज ही हैं। और इनमें मैक्सिमम जो है वो 75 शेयर होल्डर हो सकते हैं। वैसे तो मैंने कंपनी की बताया कि कंपनी जो जो सिंपल कंपनीज होती हैं, जो सिंपल कॉर्पोरेशन होती हैं, उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम जितने मर्जी शेयर होल्डर हो जाए। इनको शेयर होल्डर भी कहते हैं, इनको स्टॉक होल्डर्स भी कहते हैं। ये जो वर्ड स्टॉक होल्डर लिखा हुआ है ना, इसको शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया है। तो शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर एक ही चीज है ये जो। तो स्मॉल कंपनीज या स्मॉल कॉर्पोरेशन ऐसी कॉर्पोरेशन होती हैं जिनमें मैक्सिमम जो शेयर होल्डर होते हैं वो 75 होते हैं। और इन कंपनीज को स्मॉल इसलिए रखा जाता है, इनके सारे फीचर्स कंपनीज वाले ही होते हैं, लेकिन इनको स्मॉल रखने का सिर्फ फायदा ये होता है कि टैक्स पर्पस आप इस टैक्स बेनिफिट ले सके। यानी स्मॉल होने की वजह से इनके ऊपर जो टैक्स होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस वाला लगेगा, लेकिन जो ट्रीट होगी, जो उसका ऑपरेशन होगा, वो जस्ट लाइक कंपनीज होगा। सो स्पेशल डेजिग्नेशन that allows small businesses that meet qualification to be taxed as if they were a proprietorship or a partnership rather than a corporation। यानी ये स्पेशल बनाई इसलिए जाते हैं ताकि ये जो टैक्स की रिक्वायरमेंट है, इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी रखी जाती है कि इनको टैक्स जो है वो या तो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला देना पड़े या पार्टनरशिप वाला देना पड़े, ठीक है। ये कंपनी वाला टैक्स नहीं देती। तो ये स्पेशली डेजिग्नेटेड, जब आप डेजिग्नेटेड के वर्ड यूज करते हैं तो वो खुद से बनाई जाती हैं। तो ऐसी कंपनीज, स्मॉल कंपनीज जो खुद से बनाई जाती हैं, जो कि काम जो है वो कॉर्पोरेशन वाला करती हैं, लेकिन वो कॉर्पोरेशन की बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप या जो जैसे पार्टनरशिप बिजनेस वाले जो है वो टैक्स देते हैं, उस तरह की जो है वो इनकी ऊपर जो है वो टैक्स फॉलो होता है, और ये उसकी क्वालिफिकेशन को पूरा करती हैं, ठीक है। इसी तरह ये आगे लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज होती हैं कुछ बिजनेस के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन की एक नई टाइप है, ठीक है। बेसिकली इट इज अ हाइब्रिड, ये इन बिटवीन होती है, बिटवीन पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। तो ये एक कॉर्पोरेशन होती है और एक पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस और कॉर्पोरेशन के दरमियान में जो होती हैं उन्हें हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी कहते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसके ऑनर्स होंगे, जो इसके शेयर होल्डर होंगे कंपनी को बनाने वाले, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। इसी तरह लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी होती हैं कि जिस तरह कंपनी के अंदर जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है। मीन कि पैसे तो पार्टनरशिप जब आप बनाते हैं तो आपको पता है कि पार्टनरशिप कंपनी जब बनती हैं तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वही ऑनर्स होते हैं। तो पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी अनलिमिटेड का मतलब अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर पार्टनरशिप में लॉस हो जाएगा तो सारे पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट यानी बिजनेस के अलावा जो एसेट्स होते हैं उनको भी बेच के अपने जो है वो पैसे पूरे करके जिस बंदे से उधार लिया होता है उसको देने होते हैं।
ठीक है, इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस की कुछ टाइप्स ऐसी भी होती हैं जिसमें कुछ पार्टनर्स कहते हैं जनाब हमने तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपनी नहीं रखवानी, हमने एग्रीमेंट के अंदर अपनी लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी रखवानी है। तो अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस है। क्लियर? तो ये बिजनेस की कुछ जो है वो टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं, जस्ट बताना आपको मकसद था कि बिजनेस की मेन कौन कौन सी जो है वो आपकी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहली जो टाइप थी वो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप बिजनेस, देन इसको कारपोरेशन भी कहते हैं, इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं, इसको कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेन तीन कैटेगरी होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर? आगे ये स्मॉल कारपोरेशन हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है और लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कारपोरेशन है। सो ये जो लेक्चर नंबर 3 है इसके अंदर मैंने आपको डोमेन्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बताया कि डोमेन्स ऑफ फाइनेंस वाला ये टॉपिक जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 उसकी ऑडियो भेजी है, उसकी जो सारी जो डिटेल है वो इस एक पेज के अंदर गिवन है। वो लेक्चर नंबर 2 की ये वाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कैपिटल मार्केट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पे उसको डिटेल में सुने, यहाँ से इसको पढ़ें। फिर मैंने आपके साथ एक पेज का पीडीएफ शेयर किया डॉक्यूमेंट, उसमें डायग्राम बनाई हुई है, तो वो डायग्राम भी आप देखें साथ। डायग्राम रख के जो है वो पास उस लेक्चर को सुने, साथ ये आप लोग इस पेज नंबर 5 को जो है वो डिटेल से पढ़ें। ठीक है, तो ये आप हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है वो एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच।